जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में अध्ययन किया था और हमने वहां पर आपको 3 नियम बताए थे। हमने बताया था कि आप इसे याद करिए और इसी की सहायता से हम लोग जो भी गोली दर्पण के प्रतिबिंब है उनको हम लोग बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे और आप याद कर चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप जाइए हमारे इस चैनल के प्ले स्टोर पर और उसमें आप जाइए क्लास 10 वाला जो सेक्शन है उसमें आप जाइए और इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, तब जाके आप इस वीडियो को क्लास करिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया कैसे जाता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 स्थितियों पर बनता है। 6 स्थितियों पर क्यों बनता है, इसके पीछे रीजन है। आइए पहले हम इसको समझा देते हैं कि इसका 6 प्रतिबिंब क्यों बनता है। देखिए, जैसे जो अवतल दर्पण होता है, हम देख रहे हैं इसका यह वाला बिंदु ध्रुव होता है, यह फोकस होता है, यह वक्रता केंद्र होती है। अगर हम इसके इधर आगे जाते हैं तो हमको और कोई बिंदु नहीं मिलता है और अंत में जाकर के हमको एक बिंदु मिलती है जिसे हम अनंत कहते हैं। तो हमको इधर केवल एक ही बिंदु मिलती है जिसे हम अनंत कहते हैं। देखिए, हम जब कभी भी प्रतिबिंब बनाएंगे दर्पण से, हम ध्यान रखेंगे कि हमें वस्तु को वहीं पर रखना है जहां दर्पण का कोई बिंदु हमें पता होगा। जिस जगह पर दर्पण का हमें बिंदु पता होगा उस जगह पर हम वस्तु को रख सकते हैं, या तो उन दो बिंदुओं के बीच में हम वस्तु को रख सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि मान लीजिए अगर हम अपने रिश्तेदार में कहीं जाते हैं, अगर दूर का रिश्ता है, कहीं दूर जाना है, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं, पहले अपने घर से चलते हैं, एक बिंदु हमारा यह हो गया और बहुत दूर हमको जाना है, हमारी रिश्तेदारी बहुत दूर है। तो जब हम वहां जाते हैं तो बीच में ही हम क्या करते हैं, रुक के एक बार चाय पानी कर लेते हैं, फिर रिश्तेदार के घर पहुंचते हैं। सेम वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम अनंत से चलेंगे, वक्रता केंद्र जो आपका सी है यहां तक पहुंचने से पहले हम एक बार बीच में रुकेंगे, फिर हम वक्रता केंद्र पर जाएंगे, फिर एफ पर पहुंचने से पहले एक बार बीच में रुकेंगे, उसके बाद हम एफ पर जाएंगे, फिर एफ के बाद हम पी पर नहीं जाएंगे बल्कि एफ और पी के बीच में रुकेंगे। बात समझ में आई? वही बात याद रखिएगा। तो जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो पहले अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे, फिर फोकस पर, फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो टोटल स्थितियां हमारी 6 बनती हैं। इसलिए हम जो अवतल दर्पण होता है इसमें हम 6 स्थितियां बनाते हैं, यानी कि 6 प्रतिबिंब इसका हम बनाते हैं। तो चलिए एक एक प्रतिबिंब को हम लोग अच्छी तरह से सीखते हैं। तो पहली जो स्थिति है यह है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब कभी भी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु हमको बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं कहीं पर और बहुत दूर कोई वस्तु है, आप देखेंगे तो वस्तु एकदम आपको छोटी दिखाई देती है, उसकी लंबाई चौड़ाई पता नहीं चलती है। तो जब वस्तु बहुत दूर होती है तो हम वस्तु से जब भी किरणों को लेकर आएंगे हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हमेशा हम वस्तु की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आएंगे। और जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना रहेगा तो हम कम से कम 2 किरणों को लेकर आते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। 2 से ज्यादा आप कितना भी ले सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा, जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो हम जो किरणों को लेकर आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर लेके आते हैं। तो चलिए, एक किरण हम ऊपर से ला रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, यही है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिस तरह से बना है, जिस तरह सीधी रेखा में बना है, इसके ऊपर हम ठीक सीधी रेखा में एक रेखा खींचेंगे तो ये हमारा कहलाएगा जो किरण आ रही है यह मुख्य अक्ष के समांतर होगी। चलिए, यह जो किरण है हम नाम दे रहे हैं कि इस किरण का नाम है ए। एक किरण ए है, यह मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण का दूसरा वाला जो साइड है एक पॉलिश किया हुआ है और जो अंदर वाला भाग है यह परावर्तक पृष्ठ है। तो होता क्या है, हमने आपको पहला ये नियम बताया था कि जब अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी।
अब याद रखेंगे, प्रकाश जिधर जाएगा तीर उधर ही लगाएंगे। यहाँ से प्रकाश इधर गई है, तीर की दिशा हम इधर बनाए। अब देखिए यहाँ से टकरा के प्रकाश इधर जा रही है तो तीर की दिशा हम नीचे लगाएंगे। ठीक, चलिए अब एक प्रकाश की किरण हम और लेकर जाते हैं यहाँ नीचे से। प्रकाश इधर जा रहा है तो तीर की दिशा भी हमारी इधर ही रहेगी। चलिए जब इससे टकराएगी तो यह भी फोकस से होकर गुजरेगी। प्रकाश जा रहा है ऊपर की ओर तो हम तीर ऊपर की ओर दिखा देंगे। चलिए, और हम आपसे ये भी बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि प्रतिबिंब वहीं पर बनता है जहां पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो देखिए यह जो किरण आ रही है यह आपतित किरण है और इससे टकरा करके जब जा रही है तो ये परावर्तित किरण है। यह जो किरण आ रही है यह आपतित किरण है, इससे जो टकरा के गई है ये परावर्तित किरण है। यानी कि ये दोनों की दोनों परावर्तित किरणें हैं और जहां कहीं भी दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं उसी जगह पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये दोनों परावर्तित किरणें आई हैं और एक दूसरे से मिल गई हैं फोकस पर। एक दूसरे से मिल रही हैं किस बिंदु पर? फोकस पर। तो इसलिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह फोकस पर ही बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई होती है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है, तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। बात समझ में आया? याद रखिएगा कि जब कभी भी हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। चलिए इस चीज को हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। स्थिति मतलब कि किस जगह यह बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो बन रहा है ये बन रहा है आपका फोकस पर, लिखेंगे यह पर। चलिए हम बात करते हैं कि इसके आकार की। चलिए देखा जाए, ये बताइए यह जो वस्तु है यह जब कभी भी हम प्रतिबिंब का आकार नापेंगे, जो प्रतिबिंब बना है या उस जो प्रतिबिंब बना है हम जब कभी भी उसका आकार मापेंगे तो हमेशा मुख्य अक्ष से ही मापते हैं। तो यह प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष पर ही बना है, यानी बहुत छोटा है, बिंदु की तरह का है, तो हम कहेंगे बहुत छोटा बनेगा। हम कहेंगे बहुत छोटा, यानी कि बिंदु के आकार का होगा। ठीक, लिख दे रहे हैं बिंदु के आकार का। ठीक, बहुत छोटा बनेगा यानी कि बिंदु के आकार का बनेगा। अगली बात हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति जब भी आप लिखेंगे तो याद ये रखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है यह उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, यही वस्तु की प्रकृति होती है। देखिए वस्तु की जो प्रकृति है, तो जब कभी भी वस्तु दर्पण के जब बाईं ओर बनता है, जब भी दर्पण के बाईं ओर बनेगा तो हम देखेंगे कि यह जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यह बनेगा हमेशा वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। और जब कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो यह बनता है उल्टा। याद रखेंगे कि जब कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यह हो गया हमारा कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब के लिए हो गया। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है तो चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। वस्तु अनंत पर रखी होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणों को लेकर आएंगे, दोनों किरणें परावर्तित होकर जाएंगी और मुख्य फोकस पर एक दूसरे से मिलेंगे। इसलिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा यानी स्थिति होगी वो फोकस पर होगी, यानी फोकस पर बनेगा। दूसरी चीज इस वस्तु का जो आकार होगा बहुत छोटा होगा, यानी बिंदु के आकार का होगा। अगली चीज इसकी प्रकृति हम देखेंगे, प्रकृति इसकी वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है हमारा कि जब वस्तु अनंत और कैपिटल सी यानी कि वक्रता केंद्र के बीच हो। चलिए अगली वस्तु हम रखते हैं, अगली जो हम वस्तु रख रहे हैं ये रखते हैं हम यहाँ कहीं अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। मान लीजिए वह वस्तु है यहाँ पर। ठीक,
और इस वस्तु का जो नाम हम देते हैं, मान लेते हैं ए बी। इस वस्तु का नाम है ए बी। अब देखिए, इस वस्तु से हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला काम हमारा ही रहेगा, हम वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर जाएंगे। चलिए, हम वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर गए। हम जानते हैं पहले नियम को, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, सेम वही काम हम इसमें किए हैं। तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। चलिए, अब अगला नियम फिर हमने क्या पढ़ा है कि जब ध्यान से सुनिए, जब वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। सेम इसी का उल्टा पढ़े हैं, हम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। चलिए, दूसरी किरण को हम लेकर जाते हैं मुख्य फोकस से। चलिए देखिए, जब किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। बात समझ में आया? ये हमारा एक किरण नीचे जा रही है तो इसका तीर नीचे की ओर लगाएंगे, परावर्तित होकर इधर जा रही है तो इसका तीर हम इधर लगाएंगे। तीर का निशान कभी आप गलत नहीं करेंगे, जिधर प्रकाश जाएगा उधर ही हम तीर का चिन्ह लगाएंगे, अन्यथा फिगर गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण है वो परावर्तित होकर ऐसे जा रही है, फिर यह जो किरण आ रही है फोकस से, ये भी परावर्तित होकर इधर जा रही है, यानी यह वाली किरण और ये वाली किरण दोनों परावर्तित किरणें हैं। और दोनों परावर्तित किरणें देखिए यहीं पर काट रही हैं, यही जो बिंदु है यहीं पर काट रही हैं। तो यहाँ जो काट रही है बिंदु, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और हम आपसे बोले हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो हमेशा हम मापते हैं मुख्य अक्ष से। हमेशा हम किससे मापते हैं? मुख्य अक्ष से हम मापते हैं, याद रखेंगे। तो देखिए, और देखिए, वस्तु हम ऊपर रखे हैं, प्रतिबिंब नीचे बना है, यानी कि उल्टा बना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए जो है नीचे आ जाएगा, इसको हम कहेंगे ए डैश, और जो बी है यह ऊपर चला जाएगा, इसको हम कहेंगे बी डैश। बात समझ में आया? यानी यही है हमारा वस्तु का प्रतिबिंब, यहीं पर बना है। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले देखते हैं। चलिए, हमने देखा क्या है कि जब वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। देखिए, वक्रता केंद्र फोकस के मध्य बन रहा है ना। चलिए, सबसे पहले हम इसकी स्थिति लिखते हैं। स्थिति, चलिए, स्थिति में आपको लिखना है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है। तो हम देखे हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है यह बन रहा है सी और एफ के मध्य बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं सी और, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। ठीक, चलिए अगली बात समझते हैं कि वस्तु का आकार क्या है। सॉरी, प्रतिबिंब का आकार क्या है। देखिए, यह वस्तु है और यह क्या है? प्रतिबिंब है। तो वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं बिंब। इसे हम क्या कह सकते हैं? बिंब। और यहां जो हम आकार लिखते हैं, प्रतिबिंब का आकार लिखते हैं। प्रतिबिंब का आकार, देखिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अब देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इससे छोटा बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है यह वस्तु के आकार से छोटा है, यानी हम कहेंगे छोटा बनेगा। ठीक, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से क्या है? छोटा है। चलिए अगली बात हम देखते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। ध्यान दीजिए, प्रकृति इसका कैसा है। अब बताओ, आप वास्तविक होगा कि आभासी होगा? वस्तु उल्टा बना है ना, कैसा बना है? हम ऊपर रखे हैं और इसका प्रतिबिंब बना है नीचे, तो हम कहेंगे कि उल्टा बना है। और जब भी उल्टा बनता है तो हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, तो हम कहेंगे कि वास्तविक होगा। बात समझ में आ गया ना इतना? चलिए, यह दो हो गया, यानी हमको दो फिगर हमको याद कर लेना। पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के मध्य बनेगा। चलिए
आगे हम देखते हैं। अगला हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। हम आपसे बोले हैं ना कि पहले हम अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। यानी टोटल 6 स्थितियां होंगी। तो हम अनंत पर रख चुके हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख चुके हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। यानी अगला जो पॉइंट है हमारा, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है। तो चलिए हम देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा जो बिंदु है यह ध्रुव है, और यहीं पर फोकस है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। ध्यान से देखिएगा। इस बारी जो वस्तु है इसको रखा गया है फोकस पर, वस्तु को रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है और वस्तु का नाम दे दिया जाता है, नाम दे दे रहे हैं AB। AB वस्तु का नाम है। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर जाते हैं। चलिए, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर हम किरण को लेके आए। अब यह क्या होगी किरण, यह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। पहला नियम हमारा सेम यही है ना कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। चलिए, यह पहला काम हो गया। दूसरी चीज आप देखिए, हम पढ़े हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाती है तो क्या करती है, कहां से होकर गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए, दूसरा वाला किरण को हम लेके जाते हैं। जब किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। बात समझ में आया। अब देखिए, यह जो प्रतिबिंब, यह जो दोनों परावर्तित, यह देखिए आपतित किरण है, तो इसका हम निशान लगा देंगे तीर का नीचे की ओर। ये नीचे जा रही थी, अब यहाँ से टकरा के परावर्तित हुई है, इधर जा रही थी, इसके तीर का निशान हम इधर लगा देंगे। चलिए, अब हम देखें हैं, हम ये देखते हैं कि जहां दो परावर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, ये अभी परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, ये दोनों परावर्तित किरणें यहीं पर काट रही हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। यानी कि हम मुख्य से जब इसकी दूरी मापेंगे, इसकी जब हम दूरी मापेंगे, देखिए ऊपर A है, नीचे आ जाएगा A' और ये हो जाएगा आपका B'। तो देखिए ध्यान से, इन वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई लगभग दोनों क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों सेम होती हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी स्थिति होती है जब अवतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो यानी जब हम वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सेम उसी के बराबर बनता है। चलिए, याद रखिएगा। चलिए, हम अब इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी स्थिति। इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। स्थिति मतलब ये कि वस्तु का प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो कहाँ बना है वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही बना है। ठीक, C पर बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरी बात हम देख लेते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा है। प्रतिबिंब का आकार, देखिए इस बारी देखिए प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के बराबर है कि नहीं है, बराबर है। हम कहेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक, अगले हम इसकी प्रकृति देखते हैं। देखिए इसकी, देखिए प्रकृति क्या है इसकी, उल्टा है या फिर सीधा है। वस्तु को हम ऊपर रखें, प्रतिबिंब नीचे बना है, यानी कि उल्टा बना है। चलिए, उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है कि आभासी होता है, हमें पता है कि हमेशा क्या होगा, यह वास्तविक होगा। जब भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई।
तो याद रखेंगे जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। असल में यानी वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उसका उतना ही बड़ा बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा। चलिए अगला जो स्थिति है, अब हम केंद्र पर पहुंच गए। अब अगला पॉइंट हमको मिलने वाला है फोकस, तो यानी अब हम वस्तु को केंद्र और फोकस के मध्य में रखेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। चलिए रखते हैं वस्तु को। यह बिंदु आपका P है, यह बिंदु आपका फोकस है और यह बिंदु आपका है वक्रता केंद्र। देखिए हम वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ध्यान दीजिएगा इस बारी वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जा रहा है। चलिए देखिए तब होगा क्या। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर गए। देखिए हम जितना भी फिगर बना है पहला काम हमें कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेके गए। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर पहले लेके गए हैं, इसमें भी पहले किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, इसमें भी हम पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ही लेकर जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। चलिए परावर्तित हो गई मुख्य फोकस से होकर। दूसरी बात समझिएगा, उसके बाद से हम अगली वाली जो किरण है उसे हम मुख्य फोकस से होकर लेकर जाएं। अगर हम मुख्य फोकस से होकर के लेके जाएं तो होगा क्या, जब हम मुख्य फोकस से होकर के लेके जाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इन होता है, ऐसा भी बना सकते हैं या हम इसको वक्रता केंद्र से भी लेके जा सकते हैं। हम इसे वक्रता केंद्र से भी लेकर जा सकते हैं। तो यानी चलिए वक्रता केंद्र से ही लेकर के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मुख्य फोकस से ही लेकर के चले जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम वक्रता केंद्र से लेकर के जाते हैं तो देखिए होगा क्या, बनाते हैं। देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है, देखिए यह जो किरण है वस्तु से इसी तरह से जा रही है, वस्तु से जा रही है, कहाँ जा रही है, दर्पण पर जा रही है, दर्पण पर पड़ रही है। और जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी, अब दर्पण से टकराने के बाद वह फिर उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो दर्पण है, दर्पण के दूसरे साइड पर कलई किया हुआ है, दूसरे साइड पर कलई किया हुआ है। और हम नियम में पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। समझ में आया? तो प्रकाश इधर से गई, तीर इधर लगाए, फिर उससे टकरा के वापिस आई तो तीर का निशान नीचे लगा दी। अब देखिए टकरा के वापिस आ रही है तो इसे आगे की ओर बढ़ेगी, ऐसे आगे की ओर बढ़ेगी। और यह वाली जो फोकस से है ये भी इस आगे की ओर बढ़ेगी। ये दोनों किरणें देखिए एक दूसरे को यह काट रही हैं, यानी कि यह जो होगा आपका बिंदु ए डैश, वस्तु का नाम है ए बी, तो यह जो होगा आपका नीचे होगा ए डैश और यही बनेगा आपका वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई होगी यही। और यहाँ पर बन जाएगा आपका बी डैश। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, जरा एक बार चेक करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये वक्रता केंद्र है, इसके इधर कोई बिंदु नहीं, सीधा कौन सा बिंदु होता है, अनंत होता है। यानी इस बारी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और देखिए फिर उल्टा बन रहा है, इस बारी वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। चलिए सबसे पहले हम स्थिति को देखते हैं। स्थिति की बात करते हैं, जरा देखिए स्थिति क्या है। कहने का मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और सी के मध्य। ठीक, दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तो हम लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा।
चलिए यह बात हो गई। अगली भी स्थिति हम लिखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति कैसी होगी, देखिए वस्तु ऊपर रखे हैं और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे, तो हम कहेंगे उल्टा बनेगा। चलिए उल्टा बन गया, ठीक। और जब भी उल्टा बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक। तो यह बात भी समझ में आ गई आपको। हमने आपसे क्या बताया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी होती है तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अगली बात हम देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नियम जो भी बताए हैं हम अभी तक दो ही नियम को केवल फॉलो किए हैं, एक मुखज के समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है, दूसरी फोकस से होकर जाती है तो मुखज के समांतर चली जाती है। इसके सिवा हमने दूसरा कोई रूल अप्लाई नहीं किया। इसमें हम लगा दिए कि जो वक्रता केंद्र आप फोकस से भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से लेकर आइए, फोकस से होकर जाइए, तब भी आपकी वक्रता केंद्र के उधर ही बनेगा फिगर, तभी भी इसका जो होगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे ही बनाइए, आप फोकस से भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, ऐसा नहीं है कि आप थक रहे हैं, अगर थक रहे हैं तो आप हमारी एक बात याद रखिएगा हमेशा। देखिए जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा आलस आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थकान महसूस कर रहा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। बात समझ में आया। चलिए तो अपने अंदर जुनून बनाए रखिए। चलिए अगला हम देखते हैं, अब वस्तु को हम कहाँ रखे थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब वस्तु को हम रख रहे हैं फोकस पर, अगला पॉइंट हमको यही मिलेगा ना। चलिए वस्तु को हम रखेंगे फोकस पर, देखते हैं तो। देखिए वस्तु को रखे हैं हम इस बारी फोकस पर। देखिए जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब होता क्या है, इस वस्तु का नाम देते हैं ए बी, वस्तु का नाम है। चलिए पहला काम सेम हमारा वही होगा, हम वस्तु से सबसे पहले मुख अक्ष के समांतर किरण को लेकर जाएंगे। चलिए किरण को लेके गए मुख अक्ष के समांतर। जैसे ही वस्तु की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर के कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। चलिए मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम, अब की बार देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब यह होगा कि अब वस्तु जो है मुख्य फोकस पर ही रखी गई है, अब हम किरण को, दूसरी किरण को मुख्य फोकस से लेकर जा नहीं सकते हैं। तो अब हमारे पास अगला रास्ता है कि हम वस्तु की जो किरण है उसको वक्रता केंद्र से लेकर जाएं। चलिए हम लेकर जाते हैं वक्रता केंद्र से। देखिए तो जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो हम लोग पढ़े हैं कि वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तित होकर फिर उसी मार्ग से चली जाती है। तो दर्पण की वक्रता केंद्र से ही ऐसे आगे की ओर बढ़ जाएगी। बात समझ में आया। तो किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, हम देखते क्या है कि ये दोनों जो किरणें हैं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। अभी हमको देखने को यही मिलता है कि ये दोनों जो किरणें एक दूसरे के कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, यानी कि ये दो परावर्तित किरणें काट नहीं रही हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों किरणें ऐसे आगे बढ़ती हैं, ऐसे डैश डैश किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे को जाती हैं, अनंत पर काटती हैं। एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, अनंत पर। और हम आपसे बताए हैं कि जिस जगह पर परावर्तित किरणें काटती हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। यानी कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरी चीज देखिए, अनंत पर बन रहा है, ठीक है, तो नीचे ही बन रहा है कि ऊपर बन रहा है, नीचे ही बन रहा है ना। चलिए जब नीचे बनेगा तो ये भी तो होगा कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा, उल्टा होगा ना, नीचे बनेगा तो। चलिए हम वस्तु के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्थिति लिखते हैं। देखिए इसकी स्थिति यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर।
चलिए पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या लिखते हैं हम कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार देखिए वस्तु से छोटा बन रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। इस बारी देखिए यहाँ पर क्या था, वस्तु से बड़ा बना था। इस बारी क्या होगा कि वस्तु अनंत पर जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। हम कहेंगे वस्तु से बहुत बड़ा जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगली चीज हम इसकी प्रकृति देखते हैं। प्रकृति देखिए इसकी, यह उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। देखिए नीचे है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरी बात, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। देखिए पहले फिगर से लेकर के इस पांचवें फिगर तक इसमें कोई भी ऐसा प्रतिबिंब नहीं बना है कि जो सीधा हो। पहले वाले में भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह उल्टा बना है, दूसरे वाले में भी उल्टा, तीसरे वाले में भी उल्टा, चौथे वाले में भी उल्टा और पांचवें वाले में भी उल्टा। तो हमें याद करना थोड़ा आसान हो गया, यानी हम अच्छे से याद रखेंगे। अगर वस्तु अनंत पर रखी है या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है या वक्रता केंद्र पर रखी है या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है या फोकस पर रखी है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा। बात समझ में आ गया? उल्टा बनेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जब वो उल्टा बनता है तो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। यानी दो चीज आप याद रखिएगा पांचों स्थितियों के लिए, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बात समझ में आ गया? चलिए अगली चीज देखते हैं। पहला जो था प्रतिबिंब, पहला जो वस्तु था वो अनंत पर रखा था, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है फोकस पर बना है। दूसरे वस्तु को हम आगे लेकर आए हैं, दर्पण के पास लेकर आए हैं, इसे रखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए प्रतिबिंब पहले फोकस पर बना है, अब फोकस से और आगे हट गया। चलिए दर्पण से दूर हो गया ना। जब हम वस्तु को दर्पण की ओर लेकर आ रहे हैं तो जो प्रतिबिंब है वो क्या हो रहा है, दर्पण से दूर जा रहा है। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, जब अनंत पर था तो कहां बना था, फोकस पर। अब हम लाए हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो अब कहां पहुंच जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यानी जब दो बिंदुओं के बीच हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी दो बिंदुओं के बीच बनेगा। बात समझ में आया? और जब हम किसी बिंदु पर वस्तु को रखेंगे तो उस किसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। सेम वही चीज हमको देखने को मिल रहा है। देखिए अनंत पर रखे हैं, अनंत एक बिंदु है, अनंत पर वस्तु था तो फोकस पर बना है, फोकस भी एक बिंदु है। हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखे हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना है। यहाँ देखिए हम वक्रता केंद्र पर रखे हैं वस्तु को, वक्रता केंद्र भी एक बिंदु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना है, ये भी बिंदु पर बना ना। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं तो जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। इसमें देखिए हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस पर, तो प्रतिबिंब जाकर के बना है अनंत पर। बात समझ में आया? आप इस बात को याद रखिएगा, इससे आपको ज्यादा आसानी होगी। अगर वस्तु किसी बिंदु पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी किसी न किसी बिंदु पर ही बनेगा। अगर दो बिंदुओं के बीच वस्तु रखेंगे तो किसी दो बिंदुओं के बीच ही प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गया? चलिए हम वस्तु को जैसे दर्पण के पास लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से क्या होता है, दूर हटता चला जाता है। पांचों स्थितियों में आप देख चुके हैं। चलिए इसकी हम छठवीं स्थिति को देखते हैं। छठवीं स्थिति में आप समझिएगा, यह है ध्रुव, यहीं पर है फोकस और यहाँ है वक्रता केंद्र। देखिए हम वस्तु को रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच हम रख रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम किरण को कैसे लेकर जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से परावर्तित होकर कहां से गुजरता है, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। चलिए ये किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, यानी कि परावर्तित हो गई ना मुख्य फोकस से परावर्तित हो गई। चलिए अब दूसरी किरण को हम कहां से लेकर जाएंगे, दूसरी किरण को हम लेके जा रहे हैं फिर वक्रता केंद्र से। देखिए वक्रता केंद्र से लेकर के जा रहे हैं
तो जब दूसरी वाली किरण को हम वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे तो देखिए होगा क्या, यह जो किरण है ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी, सॉरी तिरछा बन गया है। देखिए यह किरण जो है आगे ऐसे बढ़ती चली जाएगी और यह वाली जो किरण है फोकस वाली वो भी ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हम देखते क्या है कि यह जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे से दूर हटती चली जाती है। देखिए यहाँ पास थी, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे दूर हटती हटती चली जा रही है, आगे और बढ़ेंगी तो और दूर हटती चली जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया, चिन्ह इसका बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों किरणें जो हैं, परावर्तित किरणें जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी नहीं आगे जाकर के। समांतर होती तो काटते हैं अनंत पर, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हट जा रही हैं तो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तब देखिए इस स्थिति में हम करते क्या है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए अब हम करते क्या है कि जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो अब उन परावर्तित किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। याद रखिएगा आप हमेशा, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी तब उन परावर्तित किरणों को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए यह वाली परावर्तित किरण है ना, टकरा के जा रही है, परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण को हम बढ़ा रहे हैं पीछे की ओर। तो जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इसे डैश डैश करके बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाए हैं। और ये के वाली परावर्तित किरण है, इधर से गई है फिर टकरा के वापस चली गई है वक्रता केंद्र से, क्योंकि जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। तो इसको भी हम डैश डैश करके बढ़ा रहे हैं पीछे की ओर। देखिए यहाँ पर ये दोनों किरणें इस जगह पर काट रही हैं, वस्तु का नाम दे रहे हैं, वस्तु का नाम है ए बी। ये जो मुख्य फोकस है इसको हम आगे इसे बढ़ा सकते हैं, मुख्य फोकस को आगे, सॉरी मुख्य अक्ष जो है, इस मुख्य अक्ष को हम आगे इसे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये दोनों जो किरणें हैं परावर्तित परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहीं पर काट रही हैं, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यही बनेगा। और देखिए हम वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखे हैं, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है, यानी जो ए है वह यही वाला बिंदु होगा ए डैश, नीचे जो बी है ये बी डैश नीचे ही रहेगा। यानी इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह कैसा बना है, सीधा बना है, सीधा बना है ना। तो अब बताइए क्या यह वास्तविक होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब उल्टा होता है तब ना वास्तविक होता है। तो इस बारी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अगली चीज समझिए, वस्तु हम इतना बड़ा लिए हैं और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है। दूसरी चीज, इसकी स्थिति बताइए कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले इसकी स्थिति को लिखा जाता है। तो स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, पहला चीज हो गया। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, प्रतिबिंब का आकार देखते हैं। प्रतिबिंब का आकार, तो जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, कहेंगे वस्तु से बड़ा। चलिए प्रकृति देख लेते हैं इसकी। प्रकृति देखिए, ये बताइए उल्टा बना है कि सीधा बना है, सीधा बना है। अब बताइए सीधा होगा तो वास्तविक होगा कि आभासी होगा, आभासी होगा। तो यह था अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली 6 स्थितियां, यानी कि टोटल 6 स्थितियां थी जो अवतल दर्पण द्वारा बनती है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है इसकी 6 स्थितियां होती हैं। हमने 6 स्थितियों को देख लिया। हमें आशा है कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप हमारी बातों को हमेशा याद रखिएगा, जो चीज हम आपको समझा रहे हैं इसे याद रखिए कि जब हम वस्तु को दर्पण की ओर लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से दूर जाता है, और जब वस्तु को हम किसी बिंदु पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी किसी बिंदु पर बनेगा, और जब हम वस्तु को किसी दो बिंदुओं के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब भी किसी भी दो बिंदुओं के बीच बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 स्थितियां हैं इसमें की, एक जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई होती है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह वाला, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि वह कौन सी स्थिति होती है जब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, ठीक। और दूसरी चीज,
यह वाला लास्ट वाला जो होता है कि सीधा और आभासी कब बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हालांकि सब हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं। तो आप 6 स्थितियों को याद रखेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए आप इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आता है, अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको जरूर याद आएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप एक बार देखते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको ये लगता है बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाली ध्यान से समझिए, जो नियम हम आपको बता रहे हैं बस उस नियम को आप याद रखिए। आप एक बार नियम याद करके देखिए, उसके बाद फिगर बनाना आपकी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो इसलिए जितना हम कर रहे हैं आप उतना करिए। तो और अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो हम बार बार कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आपको क्या दिक्कत है, आपको समझ में आया कि नहीं लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लाइक करने का बटन जरूर दबाइएगा। और जितने भी और पढ़ने वाले हैं आप लोग के साथ के या फिर आपके सहपाठी किसी अन्य विद्यालय के या कोचिंग के या फिर आपके रिलेशन में, उनके पास भी ये सब वीडियो शेयर कर दिया करिए ताकि वो सब भी पढ़ें और अच्छे तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर लाएं। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।